हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी ACCA ट्यूटर मनीषा गुप्ता ACCA आज फिर एक वीडियो लेके आई हूँ क्वांटिटी टेक्निक पर। और हम लोग आज शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द सेक्शन ए कॉपलाइन किट के सॉल्व करेंगे। वाई? बिकॉज एक क्वेरीज आई थी, एक कमेंट किसी ने छोड़ा हुआ था। उन्होंने बोला कि लाइक क्वांटिटी टेक्निक है सेक्शन ए कराएं प्लीज। ठीक है, सो उनके लिए ये वीडियो बन रही है। सो ऑब्वियसली वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल गाइज। अब ऑब्वियसली मेरा वीडियो कोई देखता भी नहीं है तो वेलकम तो करना पड़ेगा सबको, राइट? सो क्योंकि सबको डांसिंग इधर वो होता है ना, ब्लॉगिंग टाइप का वीडियो के लाइक दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट, है ना। पढ़ाई लिखाई की वीडियो में किसी को भी आजकल इंटरेस्ट नहीं रह गया है। सो इसीलिए ब्लॉगर ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू द एजुकेशन पार्ट वन, लाइक जो भी यूट्यूबर है ना। सो ये मैंने फील किया है इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। सो आज हम लोग इस वीडियो में क्वांटिटिव टेक्निक का क्वेश्चन करेंगे। दैट्स क्वेश्चन नंबर 148। सो अगर आप ACCA PM स्टूडेंट हो एंड यू गाइज आर अपियरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे लर्निंग कर्व का जो क्वेश्चन आप लोग आई थिंक चैलेंजिंग पार्ट इसका वही होगा, लर्निंग कर्व वाला। सो वो अब हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। जो जहाँ पे भी आपका डाउट और जहाँ पे भी आप अटक रहे थे, सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोग सॉल्व कर पाओ। स्टिल कोई कंफ्यूजन और डाउट रह जाता है, मेरे यूट्यूब के प्रोफाइल में मेरे सारे सोशल मीडिया आईडी का लिंक है। यू कैन टेक्स्ट मी एनीवेयर एनी टाइम एंड गेट योर डाउट क्लियर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर है 148 एंड ये हम लोग का किस टॉपिक से रिलेटेड देखा जाए तो हाई लो मेथड। सो रिक्वायरमेंट क्या कहता है? अप्लाइंग द हाई लो मेथड टू द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी used to forecast total cost dollar from the number of client expected to attain where x is equal to expected number of client. So यहाँ पे x हमारा क्या है? यूनिट है। यूनिट क्या है यहाँ पे? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्लाइंट। और ये जो डेटा दिया है इसको यूज करके वी हैव टू कैलकुलेट, मतलब हाई लो मेथड अप्लाई करके हम लोग को एक फोरकास्ट के लिए टोटल कॉस्ट एस्टिमेट करना है। नाउ लेट्स रिकॉल हाई लो मेथड। हाई लो मेथड में हम लोग क्या करते थे? हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड लो लेवल ऑफ एक्टिविटी, नॉट द कॉस्ट। यहाँ पे जनरली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो लोग कॉस्ट को देखते हैं हाई एंड लो, बट नो, वो हमको नहीं देखना है। हमको देखना है एक्टिविटी। यहाँ पे मेरा एक्टिविटी क्या है? नंबर ऑफ क्लाइंट। सो नंबर ऑफ क्लाइंट में हाई और लो फिगर आउट करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्लाइंट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू इज 460 और लोएस्ट की बात करें दैट्स 400। अब हम लोग को ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी तो आइडेंटिफाई किया, इसका रेस्पेक्टिव कॉस्ट लेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे। सो उस डिफरेंस इन द कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन द एक्टिविटी लेवल हमको क्या देगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो हमको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। सो इसके लिए हम लोग का हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 460, उसका कॉस्ट इज 40,000 और सिमिलरली लोवेस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 400 एंड उसका कॉस्ट इज 36,880। ठीक है, और उसके बाद में ये कॉस्ट का डिफरेंस हो गया। अब एक्टिविटी लेवल में एक्टिविटी लेवल वाज 460 400, तो दिस गिव अस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 50 पर यूनिट। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो ब्लाइंडली एज्यूम करते हैं कि ये हमारा सीक्वेंस में दिया रहेगा, बट नो, सीक्वेंस में नहीं भी हो सकता है। प्लीज मेक श्योर ये चीज आप चेक करें एग्जाम में। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 440 पहले 420 बाद में है। सो ये सीक्वेंस में नहीं भी हो सकता है और ब्लाइंडली एज्यूम करोगे कि सीक्वेंस में होगा तो ऊपर नीचे का उठा लोगे, बीच में कहीं रहेगा लोएस्ट और हाईएस्ट एक्टिविटी और आपका आंसर इनकरेक्ट आ सकता है। ओके, सो बी केयरफुल हियर। अब इस 52 को हम लोग कोई भी एक लेवल ऑफ एक्टिविटी में रख देते हैं। मैं 460 में रखती हूँ। ठीक है, सो 460 हमारा टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 40,000। ठीक है, अब ये टोटल कॉस्ट कैसे बना होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 40,000। फिक्स कॉस्ट तो पता नहीं, बट यस वी नो द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाउ? क्योंकि एक यूनिट का 52 है, एक क्लाइंट को 52 चार्ज कर रहा है, तो हम लोग 460 क्लाइंट से डील कर रहे हैं। सो हमारा वेरिएबल कॉस्ट विल बी 460 इक्वल टू 40,000। यहाँ तक आई होप क्लियर है।
अब तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट तो आ गया. हाउ कैन वी डू दैट? यहाँ पे 52 इंटू 460 ये करने पे हमारा फिक्स कॉस्ट इज 16,080. अगर आप ऑप्शन देखोगे तो हमारा बी है. और इवन तो एक और चीज दिखाती हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं था बट मैंने वो हाई लो मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ. क्यों जरूरत नहीं था इतना करने का? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कितना आया 52 और 52 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ क्लाइंट से. यहाँ पे नंबर ऑफ क्लाइंट क्या है? एक्स है. पूरा ऑप्शन में सिर्फ बी के पास 52 है और किसी के पास 52 नहीं है. सो ऐसे ही हम लोग बी को टिक लगा के आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सो ये बस मैंने समझाने के लिए आपको ये सारा सॉल्व किया. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा अभी ना. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके. Calculate the time that the new test engineer should take for their 7th assignment to nearest 0.01 hours. ये लर्निंग करके क्वेश्चन है. क्वेश्चन है PT has discovered that when it employ a new test engineer, there is learning curve with a 75% rate of learning that exists for the first 12 assignment. A new test engineer completed their first customer assignment in 6 hours और 75% learning curve के लिए उन्होंने मुझे इंडेक्स भी दिया है, that is -0.415. ठीक है. सो ये लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है. नाउ दे आर आस्किंग कैलकुलेट द टाइम that new test engineer required for their 7th assignment. ठीक है. So let's do this question together. तो पहले हम लोग लर्निंग कर्व का फॉर्मूला पता याद करते हैं, रिकॉल करते हैं. आई मीन सो लर्निंग कर्व में दो मेथड थे, टैबुलर और अलजेब्रिक अप्रोच. टैबुलर अप्रोच कब काम आएगा? जब हम लोग इवन या फिर यूनिट डबल होते जा रही है उस टाइम में कैलकुलेशन में इट विल बी यूजफुल. बट अगर बीच का यूनिट है लाइक 5th 7th 8th इस काइंड का जिसका डबल ही नहीं हो सकता तो उस केस में हम लोग अलजेब्रिक अप्रोच फॉलो करते हैं. रिमेंबर. सो अगर अलजेब्रिक अप्रोच फॉलो करना है तो अलजेब्रिक अप्रोच में एक सेकेंड है. क्वेश्चन नंबर इज 49. ओके. सो अलजेब्रिक अप्रोच में फॉर्मूला क्या था हमारा? y इक्वल टू, एक और चीज, फॉर्मूला याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में फॉर्मूला सीट नाम का भी कोई एक नीचे डॉक्यूमेंट रहता है, ऐसे रहेगा. यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो. लर्निंग कर्व का क्या है? y इक्वल टू a इंटू x की पावर b, x की पावर b. ठीक है. ये फॉर्मूला है. एक क्या है हमारा? द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट. पहला यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगा. एंड हमारा x क्या है? क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस. और b क्या है? इंडेक्स ऑफ लर्निंग, जिसको ये हमारा दिया हुआ था रेट परसेंटेज, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है log r डिवाइड बाई log 2. ठीक है. तो ये हमारा फॉर्मूला एग्जाम में दिया था. वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कि क्या भूल गए तो इन केस ये फॉर्मूला शीट भी आप देख सकते हो. नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमको 7th यूनिट का सिर्फ चाहिए. ठीक है. 7th यूनिट का चाहिए. सिर्फ 7th यूनिट का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल टाइम टेकन फॉर द 7th यूनिट एंड टोटल टाइम टेकन फॉर द 6th यूनिट, ये निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. देन वी विल गेट द 7th, मतलब 7 1 2 3 4 5 6 भी नहीं, 7 को सिर्फ कितना लगा उसका टाइम निकालने के लिए. यहाँ पे ट्रिक है. ठीक है. यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला में हमारा y क्या है? क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट टू प्रोड्यूस x यूनिट. ठीक है. सो क्वेश्चन मान लो कि आपको 7th बोल रहा है, 10th मतलब उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए बोल रहा है, नॉट द क्यूमुलेटिव, नॉट द टोटल. ठीक है. सो पहले हम लोग क्या करते हैं? 7th असाइनमेंट की बात करते हैं. 7th क्यूमुलेटिव में 7th असाइनमेंट की बात करते हैं, इसका टोटल टाइम निकालते हैं. और वो कैसे निकालेंगे? पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. ये जो हमारा फॉर्मूला दिया है इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करती हूँ. और एक क्या बोला था क्वेश्चन है? फर्स्ट यूनिट के लिए कितना टाइम लगा, है ना. अगर आप फॉर्मूला देखोगे, a इज द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट, और क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है इट इज 6 आवर्स. ठीक है. सो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? 6. और x क्या था? किस यूनिट के लिए निकाल रहे हैं हम लोग? यहाँ पे किसके लिए निकाल रहे हैं? 7 के लिए. और b क्या था? लर्निंग रेट, जो क्वेश्चन में गिवन है
75%। अगर ये नहीं दिया, इस 75% का भी वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू नहीं दिया होता तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, log r डिवाइड बाई log 2। ठीक है, log r यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं ऐसे, log r कितना है 75, सॉरी हट गया। सो हम लोग अगर ये वैल्यू नहीं दिया होता तो हम लोग उस टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, log r डिवाइड बाई log 2। r क्या है, लर्निंग रेट। सो log, यहाँ पे log डालेंगे फॉर्मूला इक्वल टू करके, log r यहाँ पे क्या है, लर्निंग रेट, दैट इज 75%, तो 0.75 मैंने ले लिया, और यहाँ पे बेस देना पड़ेगा, दैट इज 10। ठीक है, तभी log का वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा। इसको डिवाइड कर देंगे log 2 दे दिया, फिर बेस देना पड़ेगा 10। ये करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू जो क्वेश्चन ने दिया है वही आएगा। ठीक है, और रिमेंबर आप 4 डेसिमल प्लेस लेना, जब भी कैलकुलेशन करना हो 4 डेसिमल प्लेस इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन में हालांकि दिया हुआ, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ पे कैलकुलेशन की ओर लगती हूँ। सो वी हैव गिवन द वैल्यू ऑलरेडी, दैट्स माइनस 0.415। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करते तो कितना आएगा, इक्वल टू साइन डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, रुको। ओके, सो ये हमारा एवरेज टाइम है। एवरेज टाइम कितना, टोटल 7 यूनिट के लिए एवरेज टाइम। टोटल टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 7 करना पड़ेगा, तब भी टोटल टाइम आएगा। सो इंटू 7 कर दिया मैंने। सो इट्स गिव अ टोटल टाइम ऑफ 18.792। ये तो 7th असाइनमेंट के लिए टोटल टाइम हो गया। अब हम लोग सिक्स्थ बाकी है अभी, 6 वाले का भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो ये अब हम लोग 6 के लिए निकालते हैं, 6 असाइनमेंट। ये फॉर्मूला विल बी द सेम। ठीक है, ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा, ये 7 के जगह 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, रेस्ट थिंग इज सेम। ये करने पे हमारा वैल्यू इतना आया। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, वो सिर्फ 7th यूनिट के लिए लगा होगा। ये तो टोटल टाइम हो गया ना, ये वाली जो थी ये टोटल टाइम हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से। अगर 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इट इज द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 6th असाइनमेंट, और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 6th असाइनमेंट, ये हो जाएगा। ठीक है, सो ये टोटल टाइम निकालने के बाद नाउ आई हैव टेकन द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ दिस टू, जो कि हमारा आंसर से मैच कर रहा है, बी 1.62, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है 0.01 आवर्स के नियरेस्ट वैल्यू में लेना है। तो इसलिए इसको राउंड अप कर दो तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 150, इसी का क्वेश्चन है, लर्निंग कर्व का। सॉरी, ओके, सो लर्निंग कर्व का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 17 यूनिट। अब यहाँ पे टोटल टाइम पूछ रहा है। ठीक है, टोटल टाइम टू द नियरेस्ट सॉरी 0.01 आवर्स। तो अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट यहाँ पे जो ये टोटल निकाला था ना, वैसे टोटल निकालना पड़ेगा। सी व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 17 यूनिट, जो हमको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, द फर्स्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट A टेक्स 50 आवर्स टू प्रोड्यूस एंड लर्निंग रेट इज 85, मीनिंग B इज इक्वल टू -0.234। उन्होंने ऑलरेडी वैल्यू दे दिया है, सो हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। सी Y क्या है, एवरेज टाइम है। एवरेज टाइम कितना आएगा 17 के लिए, पहले A क्या है, हमको फर्स्ट यूनिट के लिए कितना टाइम लगा, यहाँ पे कितना है 50। उसके बाद x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट जिसके लिए हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या है 17। उसका पावर b ऑलरेडी गिवन है, -0.234। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमको वैल्यू दिया इतना, बट ये जो है ये एवरेज है। ये जो वैल्यू दे रहा है ये हमारा एवरेज है, एवरेज फॉर 17 यूनिट। क्वेश्चन ने टोटल टाइम पूछा है, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 17 विच विल गिव 438.02। क्यों, क्योंकि इसने क्वेश्चन ने बोला नियरेस्ट टू द 0.01 आवर्स, इसलिए। ठीक है, ये भी डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लर्निंग रेट। क्वेश्चन नंबर 151 है।
क्वेश्चन कह रहा है द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द फर्स्ट बैच ऑफ 50 यूनिट वाज 500 आवर्स. टोटल टाइम फॉर द फर्स्ट 16 बैच ऑफ 50 यूनिट वाज 5731 आवर्स. सो व्हाट इज द लर्निंग रेट. अब क्वेश्चन लर्निंग रेट डायरेक्टली पूछ दिया. अब अल्जेब्रिक अप्रोच के थ्रू जाएंगे ना, यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग फेस कर सकते हैं इनवर्स रिवर्स लॉग सबका. सो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे अल्जेब्रिक अप्रोच फॉलो करो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आउटपुट हमारा डबल होते गया है. सो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे कि फर्स्ट यूनिट बनाया, इसका डबल क्या होता है, इसका डबल 2. सिमिलरली 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16. ये हमारा यूनिट हो गया. और क्वेश्चन ने बोला है कि टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट बैच ऑफ 50 यूनिट वाज 500 आवर्स. सो 500 हमारा टोटल टाइम लग रहा है. और लास्ट में बोल दिया 16 बैच के लिए टोटल टाइम. ये हमारा बैच है, ये हमारा टोटल टाइम है. और 16 बैच के लिए कितना लगा बोला उन्होंने, 5731 आवर्स. ठीक है, ये हमारा टोटल टाइम है. सो एवरेज टाइम क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम हमारा दिस डिवाइड बाई दिस करेंगे तो एवरेज टाइम ऑन एन एवरेज लग रहा है इतना. अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है. एवरेज भी छोड़ो, अभी क्वेश्चन में क्या हम लोग ने क्या पढ़ा था, ये एवरेज टाइम जो ये लर्निंग रेट का थ्योरी क्या कहता है कॉन्सेप्ट, कि एवरी टाइम्स आउटपुट डबल्स. जैसे यहाँ पे केस में हो रहा है एवरी टाइम आउटपुट डबल्स. ये जो हमारा टाइम होता है एवरेज टाइम, इट विल फॉल्ड बाय ए फिक्स रेट, दैट इज द लर्निंग रेट, जो कि आर. ठीक है, आर हम लोग ने जब क्लास में देखा हुआ था ये चीज को. एवरेज ये चीज मैंने कैलकुलेशन के थ्रू भी समझाया था आपको कि अगर हमारा ये आउटपुट डबल होते जा रहा है, ठीक है, बट हमारा जो एवरेज टाइम है वो एक फिक्स परसेंटेज से फॉलो होगा. जैसे यहाँ पे ये 500 हुआ ना, यहाँ ये 2 के पास में, अब 500 इंटू आर मल्टीप्लाई करेंगे. ये आर जो परसेंटेज वो है, जो लर्निंग रेट है, जो हमको निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है, ये इससे फॉलो होगा. फिर नीचे वाला ये वाला वैल्यू लेंगे तो लेंगे, ये वाला लेंगे ही हम लोग, फिर एक बार और आर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका अब जो आर से फॉलो होगा इस वैल्यू पे फॉलो होगा. ठीक है, इनटू आर. सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने तो. अब यहाँ पे 3 बार आर और इसके लिए 4 बार आर. ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पे डालती हूँ. ठीक है, मैं अभी फिर से वापस एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी. ठीक है, मैं वापस फिर से एक्सप्लेन करूंगी. ये हो गया. अब देखो ये पर ये यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पे वैल्यू दिया है उन्होंने. तो इसको इक्वेट करते हैं. इसको इक्वेट करेंगे तो कैन वी राइट दिस इक्वेशन ऐसे करके, r का पावर 4. ठीक है, सो अब ये डिवाइड बाई 500 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा r का पावर 4. ठीक है, फिर इसके बाद में ये लेंगे और पावर में 1 डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो ये ऐसे आएगा और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ r. तो अब ये परसेंटेज में निकाले तो दैट इज द r इज आपका परसेंटेज करेंगे तो 92%. ओके, और क्वेश्चन में भी नियरेस्ट डॉलर बोला हुआ है, सो 92% आया. सी, अब ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये 500, यहाँ पे 4 बैच 2 अगर प्रोड्यूस करेंगे, ये 92% से फॉलो होगा. ठीक है, फिर बैच 4 प्रोड्यूस करेंगे, इस आर का अब 92% से फॉलो होगा. फिर ये वैल्यू का 92 से फॉलो होगा, 92 से फॉलो होगा. सो दैट मीन्स एवरी टाइम आउटपुट डबल होते जाएगा. हमारा जो ये एवरेज टाइम है वो एक फिक्स परसेंटेज से फॉल होते जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे फिक्स परसेंटेज दिया नहीं था, सो हम लोग ने आर एज्यूम कर करके लास्ट का एवरेज पता था, तो हम लोग ने इक्वेट करके वी टेक आउट द वैल्यू ऑफ आर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 था. नाउ अगेन बैक टू द क्वेश्चन नंबर 152 और हाई लो अप्रोच वाला क्वेश्चन ये. सो क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग द हाई लो अप्रोच
what would be the budgeted electricity cost if 2100 यूनिट were to be produced? ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली कॉस्ट पूछ दिया. पहले वाले में इक्वेशन डेवलप करने के लिए बोल रहा था, अब यहाँ पे एग्जैक्टली कॉस्ट पूछ दिया. क्वेश्चन कह रहा है द बजटेड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर ए बिजनेस इज 30,000 बेस्ड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट. ठीक है, एंड हाउएवर 1400 यूनिट वेर टू बी प्रोड्यूस द बजटेड कॉस्ट वुड राइज टू 31,600. अब इन्होंने मुझे दो ही तो दिया हुआ एक्टिविटी, सो इसी को हाई और लो मान लेंगे. सो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगा? डिफरेंस इन द कॉस्ट इज 31,600, 30,000 डिवाइड बाई 1400 माइनस 1000. ये करने के बाद क्या आ जाएगा? 4. ये 4 क्या हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. अब फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए कोई भी एक एक्टिविटी में डाल देंगे. सपोज मैं 1400 पे डाल देती हूँ. सो हमारा टोटल कॉस्ट क्या है? 1400 पे 31,600. और ये टोटल कॉस्ट कैसे बना हुआ है? फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 31,600. फिक्स कॉस्ट का पता नहीं पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है. कैसे? क्योंकि 4 एक यूनिट को पड़ रहा है. यहाँ पे कितना यूनिट हम लोग ने बनाया हुआ है? 1400. सो ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे देगा. सो यहाँ से अब हम लोग फिक्स कॉस्ट को पता कर सकते हैं विच इज 4 इंटू 4100. तो फिक्स कॉस्ट इज 26,000. अब क्वेश्चन 21 कितना का पूछ रहा है? 2100 यूनिट का. सो 2100 यूनिट का आपका क्या हो जाएगा? तो टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है हमारा? टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, अब तो फिक्स कॉस्ट ही पता है विच इज 26,000 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे पता चलेगा? 4 इंटू 2100. ये करने पे हमारा टोटल कॉस्ट कितना आया? 34,400 जो कि हमारा आंसर है. ओके, एक और चीज, जब भी ब्लैंक स्पेस देखो मेक श्योर कि आप उसी फॉर्मेट में आंसर दो जिसमें एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लर्निंग रेट. अगेन लर्निंग रेट पे क्वेश्चन आ गया. सो हम लोग फिर से वापस वही वाला अप्रोच फॉलो करेंगे. यहाँ वाला जो यहाँ पे फॉलो किया था इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ. ओके ओके, सो नाउ क्वेश्चन सेज द टोटल टाइम टेक टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट वाज 100 आवर्स. सो अब 100 है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड के लिए 90 आवर्स. सेकेंड के लिए एक सेकेंड, यहाँ पे ट्विस्ट है. अभी बताती हूँ क्या ट्विस्ट है. अभी बताती हूँ मैं क्या ट्विस्ट है. ओके, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. द टोटल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट वाज 100 आवर्स. टोटल नहीं, सॉरी, टाइम टेकन. अगर हम लोग फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए 100 टाइम लग रहा है. टाइम फॉर द सेकेंड यूनिट वाज 90. मतलब अब यहाँ पे ये जो 1 और 2 ना ये 100 लगा, बट यहाँ पे एवरेज टाइम दे रहा है 90, नॉट टोटल टाइम. सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम विल बी दिस प्लस दिस 190. तो ऑल टुगेदर अगर हम लोग 2 यूनिट बनाएंगे तो 190 लगेगा. कैसे? एक के लिए 100 और दूसरे के लिए 90. तो ये इन्होंने जो दिया है ये अब एवरेज टाइम दिया है उन्होंने, नॉट द टोटल. प्रीवियसली उन्होंने टोटल टाइम दिया था. ठीक है, अगेन अब वही अप्रोच फॉलो करेंगे अब हम लोग. सो ये R परसेंटेज से फॉलो होगा ना, है ना. सो ये R परसेंटेज से फॉलो होगा, मतलब 100 इंटू R परसेंटेज इक्वल टू 90. ठीक है, सो R का क्या वैल्यू आ जाएगा? 90%. इट्स क्वाइट इजी. ठीक है, R इक्वल टू 90%. ओके, नेक्स्ट 154. What will be the labor cost for the second order? ओके, सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारा लेबर कॉस्ट क्या है वो पूछ रहा है क्वेश्चन. Time taken to produce the first batch of 50 unit was 400 hours, and but the labor budget is subject to learning effect where learning rate is 90%. The rate of the pay for labor is 12 per hour. So labor को 12 per hour में पे कर रहे हैं.
The business had received and satisfied an order for 600 units, but it has now received a second order for another 800 units of value of B. मतलब लर्निंग रेट का वो उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है हम लोग को टेंशन नहीं लेना बाबा, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल लेबर कॉस्ट फॉर सेकेंड ऑर्डर, हमको सेकेंड ऑर्डर के लिए कितना लेबर कॉस्ट लगेगा वो पता करना पड़ेगा। ओके ओके तो अब यहाँ पे ट्विस्ट बहुत ज़्यादा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि लेबर कॉस्ट फॉर सेकेंड ऑर्डर, पहला ऑर्डर उन्होंने सेटिस्फाई तो कर दिया, सेकेंड ऑर्डर, सिर्फ सेकेंड ऑर्डर, नॉट द क्यूमुलेटिव, ठीक है। यहाँ पे अब एक ऑर्डर की बात हो रही है, सेकेंड वाले की सिर्फ। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए कितना लेबर कॉस्ट लगेगा वो पूछ रहा है। ये एक पहला ट्विस्ट है, नॉट द टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। और दूसरा एक और ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे बैच में प्रोडक्शन हो रहा है। फर्स्ट बैच कितने यूनिट का था, 50 यूनिट का, और उन्होंने जो फर्स्ट ऑर्डर रिसीव किया था वो कितने का था, इट वाज फॉर लाइक 12 बैच। सो ऑल टुगेदर कितना प्रोड्यूस कर चुके हैं वो लोग अभी तक, 800 प्लस 1600 करेंगे तो 1400, सो 28 बैच है ना, हम लोग 28 बैच में। सब हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो 12 बैच का जो कॉस्ट लगा वो देखेंगे, और 12 बैच के बाद हम लोग क्या करेंगे, 28 बैच का निकालेंगे, और दोनों का डिफरेंस विल बी द सेकेंड ऑर्डर का टाइम, उसके बाद हम लोग लेबर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का टोटल टाइम निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कितना था, 12 बैच, ठीक है। क्योंकि कैसे 12 बैच, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में उन्होंने कितना बनाया था, 600 यूनिट, और एक बैच में कितना यूनिट है, 50 यूनिट, तो कितना में हुआ, 12 बैच। यहाँ ठीक है, यहाँ तक ओके। सो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ऊपर से ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, क्या कहते हो, किधर गया फॉर्मूला, ये रहा। ओके सो हमको फर्स्ट यूनिट के लिए कितना लगा है, फर्स्ट 50 यूनिट हम लोग फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किए, उसके लिए लगा 400 आवर्स। और अभी हम लोग कितने बैच के लिए निकाल रहे हैं, 12 के लिए, और इसका बी का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज -0.152, ठीक है। ये करने पे हमारा एवरेज टाइम आया, ये क्या है हमारा एवरेज टाइम, ये एवरेज है। अब टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी विल मल्टीप्लाई बाय 12। ये टोटल 12 बैच के लिए लगा हुआ टाइम है, 12 बैच के लिए। अब हम लोग टोटल टाइम फॉर सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं। इसमें कितना बन चुका था बैच, तब तक 28 बैच बन चुका था। 28 कैसे निकाला मैंने, अभी बताती हूँ मैं आपको। देखो पहला में 600 बनाया, उसके बाद में उन्होंने 800 बनाया, ठीक है। और हम लोग एक बैच में कितना यूनिट है, 50, सो वी विल डिवाइड बाय 50 करेंगे तो कितना आएगा, 28 बैच, ठीक है। सो अब यहाँ पे 28 लेंगे 12 की जगह, यहाँ पे भी 28 लेंगे 12 की जगह, और यहाँ से 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारा टोटल टाइम निकल गया सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो सिर्फ सेकेंड ऑर्डर, सिर्फ, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस होगा। ये हमको सेकेंड ऑर्डर के लिए टाइम लगा हुआ था, ये हम लोग समझ सकते हैं, दैट इज 3459। और हम लोग 1 घंटा में लेबर को कितना पे करें, 12, सो दैट मीन्स हमारा टोटल कॉस्ट कितना आया यहाँ पे, 41509, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछ रखा है नियरेस्ट डॉलर में, सो इसको पूरा राउंड ऑफ कर देंगे हम लोग, कोई पॉइंट नहीं, ठीक है, तो इतना रखेंगे। क्वेश्चन भी क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। कितना क्वेश्चन है अभी, OMG काफी क्वेश्चन है, लेट्स सी कहाँ तक सॉल्व कर पाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 155 अगेन लर्निंग रेट हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस ईच ऑफ द फर्स्ट 4 बैचेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट विद आर एस फॉलो। एक के लिए कितना लगा 100, 2 के लिए 70, ऐसे करके रिड्यूस होते जा रहा है। ओके, रिड्यूस होते जा रहा है। तो इसको भी अगेन टैबुलर अप्रोच सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग बैच नंबर लिखेंगे। ठीक है, बैच नंबर क्या है, टैबुलर में सिर्फ हम लोग डबल वाला लेंगे, नॉट वो लाइक 3 को छोड़ देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एवरी टाइम आउटपुट डबल की बात किया गया था। फिर यहाँ पे सिर्फ इनको टाइम लगा हुआ कितना है, टाइम टेकन वाज इसके लिए 100, 2 के लिए वाज 70 और 4 के लिए सिर्फ 55 बोला गया था। ठीक है, एक सेकेंड, अभी देखो यहाँ पे ट्विस्ट, क्यूमुलेटिव टाइम बोलते हैं। क्यूमुलेटिव टाइम में हम लोग 100 तो 100 लेंगे ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस 70, उसके बाद ये प्लस दिस, एक पल के लिए ये भी ऐड कर ही देती हूँ 3 वाला, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्या मैं समझाना चाह रही हूँ। सो यहाँ पे अब क्यूमुलेटिव टाइम विल बी दिस प्लस दिस, और इसके केस में दिस प्लस दिस। अगर मैं ये वाला नहीं लेती तो आप 59 नहीं लेते क्यूमुलेटिव टाइम में, बट द क्यूमुलेटिव टाइम लगातार हम लोग यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका टोटल टाइम लेना है ना, तो 4 के लिए ये हो जाएगा, ये क्यूमुलेटिव टोटल टाइम हुआ। अब क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम निकालते हैं, ये क्यूमुलेटिव हमारा टोटल टाइम है, टोटल टाइम है। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव एवरेज के लिए ये लेंगे और ये लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 का नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा टैबुलर अप्रोच में नहीं आता है, बस मैं वो टाइम लेने के लिए, क्यूमुलेटिव टोटल टाइम लेने के लिए मैंने उसको कंसिडर किया था। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये एक फिक्स परसेंटेज से फॉल होगा। सो यहाँ पे फॉल होते वक्त सपोज वो परसेंटेज आर है, तो आर से फॉल हुआ होगा तब भी 85 आएगा। ठीक है, तभी 85 आएगा। फिर और एक बार और आर से फॉल हो गएगा तभी ये 71 आएगा। सो आर का पावर 2 इंटू डबल आर कर देती हूँ ना, तो ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 71 इज इक्वल टू 100 का आर पावर स्क्वायर। ठीक है, सो 0.71 इक्वल टू आर का पावर 2। फिर ये वैल्यू हो जाएगा हमारा आर का, इसको परसेंटेज में बदल दो। क्वेश्चन ने 1 डेसिमल प्लेस बोला है ना, 84.3, दैट्स इट। ओके, ठीक है, ये भी डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब ये सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जस्ट गिव ए ट्राई। ठीक है, Kim company has recently developed a new product. The nature of the Kim company work is repetitive and it is usual therefore 80% learning effect when a new product is developed, and the time taken for the first unit was 22 minutes. For this question use the value of b equal to minus 0.3219. ठीक है, how long it take to make the fourth unit? क्वेश्चन ने क्या बोला, 4th यूनिट, सिर्फ 4th यूनिट को कितना टाइम लगा, तो आप क्या करोगे, वो y वाला इक्वेशन इसको यूज करके एक बार 4 का एवरेज टाइम निकालोगे और उस एवरेज टाइम को इंटू 4 करके टोटल टाइम निकालोगे। फिर उसके बाद 3 का एवरेज टाइम निकालोगे और उसको इंटू 3 करके टोटल टाइम निकालोगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द टाइम टेकन फॉर द ओनली 4th यूनिट। बन सकता है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 2 इस टाइप का क्वेश्चन अभी अभी किया। Okay, question number 157. Okay, assuming that the first quarter of year 1 is the time period reference 1, what would be the forecast sales unit for the third quarter of year 7? Okay,
सो इन्होंने बोला ये x जो है ना, ये x जैसे Q1 है तो ईयर 1 का Q1 है तो 1, ईयर 1 का Q2 है 2, ऐसे करके वो मूव करेगा। और हमको इन्होंने सीजनल वेरिएशन दिया जो कि परसेंटेज में, विच इज मीन्स मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है ये। ऑलराइट, क्या बोल रहा है हमको, थर्ड क्वार्टर ऑफ ईयर 7 निकालने के लिए बोल रहा है, थर्ड क्वार्टर ऑफ ईयर 7। सो फर्स्ट ईयर में हमारा वैल्यू x का क्या होता है 4, फिर हमारा सेकेंड ईयर में 4 और क्वार्टर ऐड होगा, दैट मीन्स वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी 8। वैसे ही थर्ड क्वार्टर में 12, थर्ड ईयर में, जैसे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, जैसे ये ईयर है, ठीक है, ईयर 1, इसमें 4 क्वार्टर होगा, Q1, Q2, Q3, Q4, फिर हमारा ईयर 2 स्टार्ट हो जाएगा, इसमें भी 4 क्वार्टर होंगे, ठीक है, इसमें भी हमारा 4 क्वार्टर होगा, फिर उसके बाद ईयर 3 स्टार्ट हो जाएगा, ईयर 3 और इसमें भी 4 क्वार्टर होगा, ऐसे करके हमारा ईयर 7 तक जाएगा। सो एक्स का वैल्यू क्या कैसे लेना है, ये तो एक्स का वैल्यू 1 2 3 4, फिर यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके जाना है। तो हम लोग जब तक 6 तक पहुंचेंगे तो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 24, और इन्होंने ईयर 7 का Q3 पूछ रखा है, तो 24 + 3 27। सो अब हम लोग क्या करेंगे, 27 ये जो इक्वेशन दिया है ना, इक्वेशन 25,000 प्लस 6,500 इंटू 27 कर देंगे, ये हमारा वैल्यू आ गया। ये भी अभी करेक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पे सीजनल वेरिएशन भी हम लोग को एडजस्ट करना है थर्ड क्वार्टर के लिए। थर्ड क्वार्टर में सीजनल वेरिएशन कितना है हमारा 150%, so इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 150% से, दैट इज 30750, ठीक है, 30750। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 158, क्वेश्चन क्या कह रहा है, the following statement is correct interpretation of relationship. So question is, High Tech PLC is a mobile phone repair shop. The director is interested in the relationship between the amount that is spent on advertising and sales revenue that is achieved. They have established that the regression equation equal to y equal to 150 plus 7x can be used, where y is total sales revenue and x is advertising spent in thousand. So which one of the following statement is correct interpretation of the relationship? If 7,000 is spent on advertisement, the sales value would be 150,000. आपको क्या लगता है, मैं आप लोग से पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है यहाँ पे अगर हम लोग 7,000 अगर जनरेट करेंगे तो हमारा सेल्स का वैल्यू इट विल बी मोर देन 150,000? यस, ये तो हमारा फिक्स्ड है ना, अगर हम लोग कुछ भी स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो 150 हम लोग अर्न कर ही रहे हैं, ठीक है, हम लोग 150, ये सब 1000 में क्वेश्चन ने बोल रखा ऑलरेडी, सो 150 तो अर्न कर ही रहे हैं, बट अगर हम लोग 7,000 और एडिशनल स्पेंड करेंगे तो ये तो एडिशनल सेल्स जनरेट करेगा ना, राइट, सो इसलिए ये आपका ट्रू नहीं है। इफ नो मनी इज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट देन सेल्स वैल्यू वुड बी 7,000। डू यू थिंक सो? डू यू थिंक सो? तो अगर हम लोग कुछ भी स्पेंड नहीं करेंगे तो हम लोग तो 150,000 अर्न कर रहे हैं, ठीक है, सो ये गलत है। सो इफ 150,000 इज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग देन 7,000 सेल्स पर मंथ विल बी जनरेटेड, ये गलत है, ये उल्टा हो गया, ठीक है, यहाँ पे सेल्स किस पे डिपेंडेंट है, एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है, सो ये गलत है। सो इफ नो मनी इज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग देन सेल्स वैल्यू वुड बी 150,000, जैसे कि मैंने पहले कहा, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स है, ये अर्न होगा ही होगा अगर नहीं कुछ हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट at the company MZ Ltd are assumed to vary in line with the number of labor hours worked, and following data has been collected. Okay, if the line of best fit based on the current 2025 price is calculated,
Calculate the total expected overhead cost in 2006 if expected production activity is 4600 labor hour and expected cost index is 225. अब यहाँ पे cost index का भी बात को इन्होंने बीच में ही डाल दिया है, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 127,000 प्लस 18.6x, यहाँ तक ठीक है। अब ये बोल रहा है, वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेट मी थोड़ा देर और, बस थोड़ा सा और क्वेश्चन बाकी है। अब हम लोग को यहाँ पे ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट यूज करके सबसे पहले हमको प्रोडक्शन का ये कॉस्ट निकालना है ओवरहेड का, ठीक है। यहाँ पे 127,000 प्लस 18.6 इंटू 4600 करेंगे। वाई? बिकॉज लेबर आवर उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। ये 2000 किसके लिए निकला, 6 के लिए एक्सपेक्टेड कॉस्ट, बट यहाँ पे इन्फ्लेशन का पार्ट अभी एडजस्ट करना बाकी है। उन्होंने बोला इस ईयर कितना इन्फ्लेशन होगा, 225। प्रीवियस ईयर में बेस कितना था, प्रीवियस ईयर में बेस वॉज 205, तो हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा 233,298 विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the overhead cost for RP for month of 240 is round to the nearest thousand. से ये जब भी आप ब्लैंक ऑप्शन देखो, ब्लैंक लाइक आपका रिक्वायरमेंट, उस केस में प्लीज मेक श्योर कि आपका एग्जामिनर किस फॉर्मेट में आपका आंसर मांग रहा है, ओके। The overhead cost of RP has been found to be accurately represented by the formula ये, where Y is the monthly cost and X represent the activity level measured as a number of order. ये X हमारा number of order है। And monthly level of order may be estimated using the combined regression analysis and time series model. अब इस order के लिए अभी अलग से regression model है which is given here. Where A represent the deseasonalized monthly activity, B represent the number of month. Okay, यहाँ पे in month 240 हमारा seasonal index value is 108. अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट फॉर आरपी। ओवरहेड कॉस्ट मतलब ये वाई का पूछ रहा है, ये वाई का वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है, क्योंकि यही तो हमारा मंथली कॉस्ट है ना ओवरहेड का। तो ये वाई का वैल्यू निकालने का पूछ रहा है, लेकिन ये वाई का वैल्यू में जो एक्स का पोर्शन है ये डिपेंड है फिर किसी और पे, फिर किसी और भी डिपेंडेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ये इस पे डिपेंड है तो इसका वैल्यू पता लगाएंगे। यहाँ पे बी क्या है हमारा, नंबर ऑफ मंथ, हम लोग किस मंथ के लिए निकाल रहे हैं, 240 के लिए। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू विल बी 100,000 प्लस 30 इंटू 240, ये करेंगे तो हमारा ए का वैल्यू इतना आया। अब एक और चीज बाकी है, यहाँ पे ये इंडेक्स वैल्यू को एडजस्ट करना, इंडेक्स वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा ना, राइट। इसके लिए क्या करेंगे, ये इस ईयर के लिए वैल्यू दे रहा है 108 और प्रीवियस जब बेस ना पता हो तो वी विल टेक 100। इस केस में हमारा कॉस्ट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर का, मंथली एक्टिविटी लेवल ऑफ ऑर्डर विल बी 115,776, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू हम लोग y वाला में पुट करेंगे। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो a का था, ठीक है। y का क्या है, 10,000 प्लस 0.25 इंटू दिस, ओके। द नियरेस्ट 1000 बोल रहा है क्वेश्चन, तो नियरेस्ट 1000 में करने के लिए यहाँ पे तो 9 आ रहा है, सो वी विल राउंड इट, 39,000 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट 1000 में आंसर देना है हम लोग को, और यहाँ नियरेस्ट 1000 मतलब लास्ट का 3 डिजिट। यहाँ पे 9 है, 9 मतलब 5 से अबव है, +1 आगे वाले हैं, बाकी सब 0, यहाँ तक ठीक है। 161 भी इसी टाइप का है, आप एक बार ट्राई करो, बिकॉज वीडियो भी काफी लंबी हो गई है और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, ठीक है। ए कंपनी हैज दूसरा क्वेश्चन है 162, a company has calculated that the coefficient of determination between output and production cost over number of month is 89%. Okay, so which two
The following comment can you deduce to be correct based only on the information provided. So पहला क्या बोलता है, 89% of the variation in production cost from one month to next month can be explained by corresponding variation in the output. Obviously ये coefficient of determination क्या बोलता है, जिसका हम लोग रिलेशन लिए हैं, सपोज मान लो कि कोई दो वेरिएबल लेके उसका रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके ये 89% कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये 89% जो वेरिएशन आ रहा है ना, ये दूसरा वेरिएबल उसके कारण आ रहा है और रिमेनिंग कोई और वेरिएबल होगा उसके कारण आ रहा होगा, तो ये समहाउ करेक्ट है। उसके बाद बोलता है कि कॉस्ट इंक्रीज एज आउटपुट डिक्रीज, नहीं ये पार्ट एक्सप्लेन तो नहीं करता ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये कब हम लोग सोचते हैं, जब क्वेश्चन क्लियरली बोला होता है ये पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन में हमने पढ़ा था ना कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा इन सिमिलर डायरेक्शन, है ना। तो वो इन्होंने कहीं पे कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग इसको ब्लाइंडली एज्यूम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बोल रखा है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट इज वेरी स्ट्रांग। ऑब्वियसली हम लोग इस ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ये चीज इंडिकेट करता है, ठीक है। ये बताता है कि हमारा जो रिलेशनशिप जो है आउटपुट और प्रोडक्शन कॉस्ट में इट्स वेरी स्ट्रांग, राइट। थर्ड क्या कह रहा है, एन इंक्रीज ऑफ 100% ऑफ आउटपुट इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज ऑफ 89% इन द कॉस्ट। अब जैसे कि मैंने बोला ना, अब ये चीज हम लोग यहाँ से एज्यूम नहीं कर सकते, लास्ट वाला पार्ट भी वही बता रहा है, ये हमको कब इंडिकेट करेंगे ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है उस केस में। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला नहीं है, सो इन्होंने सिर्फ 2 बोला था, 2 हम लोग को मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। Which two of the following statement about forecasting based on the simple linear regression are correct? Okay. It can account for the effect of multiple independent variables. So हालांकि इसका assumption ही है कि है ना, वहाँ पे 2 वेरिएबल्स होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट होता है, राइट। सो बट ये क्या बोलता है, तो बट यहाँ पे मल्टीपल की बात नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल को लेके चलता है, सो मल्टीपल की बात नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है। फिर बी बोलता है इट एज्यूम दैट हिस्टोरिकल डेटा इज रिलायबल गाइड टू फ्यूचर। डू यू थिंक सो? हाँ, ये एज्यूम करता है, ये इसका एज्यूम्शन है, राइट, है ना, ये इसी एज्यूम्शन पे बेस्ड है। वो हिस्टोरिकल फिगर के बेस में डिसीजन लेता है, बट इन रियलिटी वो हिस्टोरिकल का डेटा या पैटर्न ट्रेंड इन फ्यूचर में फॉलो नहीं हो सकता है, वो तो लिमिटेशन की पार्ट है, बट एज्यूम्शन इसने यही माना हुआ है। सी क्या बोलता है, इट इज नॉट सुटेबल when variables show strong negative correlation। obviously ये भी सही है, I mean सही नहीं है, क्या हो गया, वीडियो लंबी हो गई है। so basically obviously ये चीज एक्सप्लेन नहीं करता है यहाँ पे, तो बेसिकली ये कहाँ दोनों में सुटेबल है, वेदर हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, राइट, ये दोनों को लेके चलता है, सिर्फ नेगेटिव को नहीं। और उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन क्या कहता है, कॉस्ट फोरकास्ट यूजिंग द एक्सट्रापोलेशन आर लेस एक्यूरेट देन दोज यूजिंग द इंट्रापोलेशन। ऑब्वियसली अगर हम लोग जो डेटा रेंज हम लोग ने प्रीवियसली पैटर्न पास डेटा से लिया हुआ है, अगर विद इन द रेंज हम लोग डेटा कोई प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो वो मे बी एक्यूरेट हो सकता है, बट आउटसाइड द रेंज दैट इज नोन एज एक्सट्रापोलेशन, उसका फिगर हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, वहाँ पे लेस एक्यूरेट होता है और वो आई मीन रिक्सी होता है एक्सट्रापोलेशन एज कंपेयर टू द इंट्रापोलेशन, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो गई थी, मुझे बोला भी नहीं जा रहा था, बट आई ट्राई जैसे भी इसको फिनिश कर दूं। फिर भी अगर लगता है कि ये पार्ट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वहीं पे आपका क्वेरी को एड्रेस कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।